हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा। और अपना चैप्टर 4 शुरू हो गया था, उसमें अपने बायो सावर्ट लॉ शुरू कर दिया था। बायो सावर्ट लॉ के अपने फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन दोनों कंप्लीट कर ली थी। थर्ड एप्लीकेशन जो थी, लास्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, किसी रिंग की एक्सिस पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ। क्लियर? अब देखो, टॉपिक अपना ये है कि जैसे मान लो ये एक रिंग है अपने पास में। ठीक है, ये रिंग ये 3D में रखी हुई है, इस तरह से ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इस रिंग की एक्सिस हो गई। ठीक है, जैसे मान लो ये रिंग हो गई, इस रिंग की एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो ये एक्सिस अपनी, इस एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो अब इसको देखो, इसको किस तरह से करेंगे। तो मैंने इस रिंग को ऐसे रखा है। ठीक है, ऐसे रखा है। इसमें अपन ने मान लिया कि करंट जो है वो आई इस तरह से फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लो, और इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये मान लो ये जो रेडियस है इसकी, इस रेडियस को अपन ने मान लिया स्मॉल ए मान लिया। और मुझे इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब वही चीज़ बायो सावर्ट लॉ कब अप्लाई होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट के लिए। तो पहले तो इस पूरी रिंग को अपन क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसका एक स्मॉल पार्ट लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसका ये वाला एक स्मॉल पार्ट ले लिया, DL लेंथ का ले लिया, DL लेंथ का। DL लेंथ का जब मैंने इसका स्मॉल पार्ट लिया, इस DL ने इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस बना रखी है वो डिस्टेंस अपन ने मान ली R है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक नीचे की तरफ भी DL लेंथ का स्मॉल पार्ट लिया, और इसने भी पॉइंट P से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल r ही होगी। वे डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी दोनों में। ठीक है, स्मॉल r। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल यदि अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, सेम होगा। और r क्या हो सकता है, r को मैं बोल सकता हूँ x² प्लस a² की पावर 1/2 हो सकता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, रूट की मतलब 1/2। ठीक है, अब देखो इस स्मॉल पार्ट के कारण इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन देखो किधर होगी, मेन चीज़ डायरेक्शन है। वैसे तो इससे डायरेक्शन मैंने पहले भी निकालना बताया था, अब इसको समझना डायरेक्शन कैसे होगी। ठीक है, ये मान लो ये स्मॉल पार्ट था, मान लिया स्मॉल पार्ट था। ये स्मॉल पार्ट की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन कैसी है इस स्मॉल पार्ट की, जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो ये मान लो ये रिंग थी, इसका मैंने ये वाला स्मॉल पार्ट ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके ऐसे बना देता हूँ। ये मान लो ये स्मॉल पार्ट था, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, पॉइंट अपना किधर है, नीचे की तरफ। भी पॉइंट कौन सा है, P, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो थंब को तो रखो करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को फैला दो पॉइंट की तरफ। तो जिधर धक्का देंगे वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इधर की तरफ, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी इसके कारण वो कैसी बन जाएगी, ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। समझ में आ रही चीज़। ऐसे इसके कारण देखेंगे तो कैसे आएगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, यानी कि इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो बस मेन चीज़ इसके अंदर यही थी। अब इसको थोड़ा सा यदि मैं और आगे बढ़ा दूँ, इसको यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर। ठीक है, अब इसको समझना, एक चीज़ और समझना इसके अंदर, समझ लायक चीज़ है। ये एंगल कितना, 90 डिग्री। इसको यदि मैं अल्फा से घुमा दूँ तो ये वाली लाइन भी तो अल्फा से घूम गई, क्योंकि इसके और इसके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये ऐसे था, इसको मैंने अल्फा से ऊपर कर दिया, तो ये वाली लाइन भी अल्फा से इधर चले गई। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, और ये वाला भी कितना होगा, अल्फा होगा। समझ में आ गई चीज़, बस ये चीज़ समझाने वाली थी। अब देखो इसके अंदर अब क्या है, अब इस dB का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लेता हूँ ये वाला, तो क्या आएगा, dB कोस अल्फा, और इधर की तरफ लेंगे तो क्या आएगा, dB साइन अल्फा। ऐसे इस dB का इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, dB कोस अल्फा, और इधर की तरफ लेंगे तो क्या आएगा, dB साइन अल्फा। ठीक है, पहले तो ये देखो dB की वैल्यू क्या होगी। dB क्या है, इस स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4
4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे कैसे, आई इसमें करंट फ्लो हो ही रही है, डी एल इसकी लेंथ है ही, थीटा थीटा किसके बीच में होता है, डी एल और आर के बीच में। तो अपना डी एल तो ऐसे था और आर ऐसे था, ऐसे तो था भाई, डी एल तो ऐसे है और आर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दिख रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। यानी कि साइन की थीटा की जगह में क्या पुट करूँगा साइन 90, और ये आर अपन ने माना ही है तो ये आर ऐसे कैसे, तो डी बी जो निकल के आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इस स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब समझो इस एक स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी बन रही है, देखो डी बी कोस एल्फा डी बी कोस एल्फा सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डी बी साइन एल्फा डी बी साइन एल्फा ऐड हो जाएंगे, यानी कि इस एक स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है डी बी साइन एल्फा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक स्मॉल पार्ट के कारण जो इंटेंसिटी है वो कितनी है डी बी साइन एल्फा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से देखो डी बी की वैल्यू तो क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन एल्फा। साइन एल्फा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए अपॉन आर, तो ये आ जाएगा ए अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से इस एक स्मॉल पार्ट के कारण कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब। ये तो इस एक स्मॉल पार्ट के कारण है, ऐसे और मैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट लेता जाऊँगा, सबके कारण इंटेंसिटी निकाल लूँगा, सबके कारण डायरेक्शन कैसे आएगी आउटवर्ड, तो सारी इंटेंसिटीज़ के लिए नेट इंटेंसिटी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकालो, कांस्टेंट क्या है म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर स्मॉल पार्ट सबके लिए कांस्टेंट, अंदर क्या रह गया इंटीग्रेशन डी एल रह गया। इंटीग्रेशन डी एल मतलब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी टोटल लेंथ तो यदि अपन कर देंगे तो टोटल लेंथ कितनी है, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई ए, यानी कि इंटीग्रेशन डी एल क्या आएगा 2 पाई ए, तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई ए तो ऐसे कैसे, आई ए ऐसे कैसे, 4 पाई आर क्यूब ऐसे कैसे इंटू 2 पाई ए आ जाएगा। अब देखो 2 पाई से 2 टाइम कैंसिल, तो b जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू ये है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पावर 3/2 चली जाएगी, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग आ गया। अब मान लो इसके अंदर n साइकिल्स होते, ये तो एक साइकिल था, n साइकिल होते तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता, ये तो किसके लिए है, ये तो अपन बात करेंगे किसके लिए है फॉर 1 साइकिल, ठीक है, या फॉर 1 टर्न, फॉर 1 टर्न, ठीक है, और n टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये किसके लिए आएगा, ये आ जाएगा फॉर n टाइम्स आ जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो, ए रेडियस, एक्स सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस पे जहाँ पर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ें हैं, क्या क्या स्पेशल केसेस, फर्स्ट एट सेंटर, सेंटर पे तो अपने पास फॉर्मूला था ही, x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, यदि पॉइंट सेंटर पहुंच गया तो x 0 हो जाएगा, x 0 पुट करके देखो, ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा a क्यूब, बचेगा नीचे a क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल होगा तो नीचे a के बचेगा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये फॉर्मूला पहले भी डराइव कर चुके हैं अपन, वहाँ पर रेडियस r ली थी, यहाँ पर रेडियस a ली है, बस इतना ही फ़र्क है,
वहाँ पे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r था, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a है, वहाँ पे रेडियस r थी, यहाँ पे रेडियस a है। तो सेंटर पे अपने पास फॉर्मूला ये आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, सेकेंड यदि बात करेंगे x इक्वल टू मान लो a/2 पे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई a स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा a स्क्वायर x की जगह a/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला एक और निकल के आएगा, इसको अपन आगे सोल्व कर सकते हैं जितना भी सोल्व करना चाहे। अब इसमें मेन चीज़ ये आती है कि ग्राफ बनता है, ग्राफ को समझो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और x के बीच में। ठीक है, ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा बनता है वो चीज़ समझना। ग्राफ इसमें कुछ ऐसा बनता है, इस तरह का, ऐसा। ये दो पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक तो x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू माइनस a/2, और उसके बाद में ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो x डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ ऐसा आता है। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को नाम देते हैं P1 और P2, इनको नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। P1 और P2 को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इनको बोलते हैं कर्वेचर चेंजिंग पॉइंट। कर्वेचर चेंजिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले, यानी कि मैं बात करूं x लेस देन a/2, उससे पहले तो कर्वेचर कैसा है, उसके पहले तो यदि अपन कर्वेचर की बात करें तो कैसा है, पॉजिटिव, और x मोर देन a/2 पर बात करें तो कर्वेचर कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ कर्वेचर ऐसा बन रहा है तो यहाँ कर्वेचर ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव कर्वेचर है और ये नेगेटिव कर्वेचर है। और पॉइंट P1 और P2 यानी कि x इक्वल टू a/2 जो है, वहाँ पर कोई कर्वेचर नहीं है, नो कर्वेचर, यानी कि स्लोप है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस P1 और P2 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कर्वेचर चेंजिंग पॉइंट। और इससे पहले तो कर्वेचर पॉजिटिव होता है, यानी कि इधर तो कर्वेचर पॉजिटिव है और इधर कर्वेचर नेगेटिव है, और x इक्वल टू a/2 पर कोई कर्वेचर नहीं है, ऑलमोस्ट एक तरह से स्ट्रेट लाइन है ऐसे। ठीक है, और पॉइंट P1 और P2 यानी कि कर्वेचर चेंजिंग पॉइंट जो होते हैं, इनको काम में लिया जाता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि वो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो है वो क्या चीज़ है, तो उसको और देख लेते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो है वो क्या चीज़ है। बाकी ये अपना क्लियर है कि एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आता है म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है उसको अपन बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। अब देखो, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल अपन ने बोला था कि जो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर जो अपन ने इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला अपने पास में क्या आया था उसको देखते हैं। वो फॉर्मूला अपने पास में आया था ये म्यू नॉट एन आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास में एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था एट द x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो अब अपन पास में हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो है वो अपन ने बोला था कि जब पॉइंट P1 और P2 जो थे, जो ग्राफ अपन ने बनाया था उसमें अपन ने बोला था कि पॉइंट P1 और P2 जो आए थे उसको अपन ने बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये बोला था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन काम में लिए जाते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के अंदर। अब हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल एक्चुअल में होती क्या चीज़ है वो चीज़ समझना बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक तो ये कॉइल है और इसके पैरेलल एक और कॉइल है, ये वाली, ये दो कॉइल अपन ने लगा रखी है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल ऐसे। ठीक है, यदि अपन बात करें तो ऐसे अपने दो कॉइल लगी हुई है, तो इस तरह से दो कॉइल लगी हुई है। ठीक है, दोनों की एक्सिस की यदि अपन बात करें तो दोनों की एक्सिस जो है वो इस तरह से जा रही है ऐसे। ठीक है, ये मान लो इस तरह से, ऐसे दोनों की एक्सिस सेम है। ठीक है, दोनों की एक्सिस अपनी सेम आ गई इस तरह से, ऐसे दोनों ऐसे लगी हुई है इस तरह से, और दोनों की एक्सिस सेम है। इसकी रेडियस यदि a है, इसकी रेडियस यदि a है तो इसकी भी रेडियस क्या है, a ही है। समझ में आ रही चीज़? यदि दोनों की रेडियस a है तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए। यदि इसमें करंट I फ्लो हो रही है तो इसमें भी करंट कौन सी फ्लो होनी चाहिए, I ही फ्लो होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या हो गई, दो पैरेलल कॉइल, इस तरह से दो पैरेलल कॉइल जिनकी एक्सिस सेम हो
दोनों की रेडियस सेम हो, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम हो, दोनों में करंट सेम हो, दोनों में सेंस ऑफ करंट सेम हो। सेंस ऑफ करंट का मतलब इसमें करंट यदि इस तरह से फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो होनी चाहिए। और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो दोनों की रेडियस के इक्वल हो। तो ऐसी कॉइल्स को अपन नाम देते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। फिर से सुनना कि दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम हो, दोनों में करंट सेम हो, दोनों की रेडियस सेम हो, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो और दोनों के बीच का सेपरेशन इनकी रेडियस के इक्वल हो, तो ऐसी कॉइल्स को अपन नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल काम में लिया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ से देखो इसके इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट कौन सा है, कितनी डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। इससे a/2 डिस्टेंस है तो इससे भी कितनी हो जाएगी, a/2 डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसको भूल जाओ, इससे a/2 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इस फॉर्मूले से बात करेंगे तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, a/2। तो इसका सॉल्यूशन वैसे अपन ने देख चुके हैं अपन। तो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, रेडियस a ही है, अपॉन 2, रेडियस a है। x की वैल्यू क्या हो गई इसके लिए, x की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, a/2, यानी कि x स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²/4 की पावर 3/2। तो इसको मैं b1 नाम देता हूँ। तो b1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ni a²/2। ठीक है, a² + a²/4 कितना हो जाएगा, 5a²/4। तो ये आ जाएगा अपने पास में 5a²/4 की पावर 3/2 आ जाएगा। अब इसको देखो आगे सॉल्व करो, a² यानी कि a/2 का होल स्क्वायर को बाहर निकालो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, म्यू नॉट ni a²/2। ठीक है, 5 की पावर 3/2 को क्या बोल सकते हैं, 5√5 बोल सकते हैं। और a/2 का होल स्क्वायर भी, a²/4 को क्या बोल सकते हैं, a/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से आप 3/2 पावर लगाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा a/2 की पावर a/2 का क्यूब। a/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, a³/8 बोल सकते हैं। इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी की पावर 3/2 लगाते हैं तो कितना आता है, 5√5। जैसे 5 की पावर 3/2 बोलेंगे तो 5√5 ही आएगा। वे 5 की पावर 1 और √5 की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। तो फिर से पावर कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 3/2। a/2 का स्क्वायर करेंगे भी, मैं यूँ बोल सकता हूँ, a/2 का स्क्वायर की पावर 3/2 बोल सकते हैं क्या इसको भी, इसको बोल सकते हैं a/2 का स्क्वायर तो क्या होगा, a²/4 ये आ जाएगा, उसकी पावर 3/2, उसकी पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, a/2 की पावर 3, यानी कि a³/8 बोल सकते हैं। तो a³/8 ये अपन ने बोला है, तो यहाँ पे अपने पास में आ गया a³/8। अब इसको आगे सोल्व कर लो। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये 4 टाइम कैंसिल और 4 ऊपर चला जाएगा और a² से a² कैंसिल, नीचे a बचेगा। तो b1 कितना आएगा, 4 म्यू नॉट ni/5√5a बनेगा कि नहीं बनेगा, b1 तो कितना आएगा भाई, ये तो 4 बचेगा, 4 ऊपर चला गया, तो 4 म्यू नॉट ni, a² से a² कैंसिल, a के नीचे बच गया, ये a के नीचे बच गया, और 5√5 ऐसे कैसे आ गया। ये तो किसके कारण है, इस एक रिंग के कारण है। डायरेक्शन कैसे आएगी, यदि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालूंगा तो कैसे आएगी, ऐसे पकड़ूंगा इसको भी, कॉइल ऐसे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। ठीक है, तो b1 तो अपना ऐसे आ गया, ये तो आ गया b1। ठीक है, अब इसके कारण देखो, इसके कारण भी क्या सेम ही आएगा, अरे b2 भी तो ये आएगा, वही रेडियस है, वही नंबर ऑफ टर्न्स है, वही करंट है, वही डिस्टेंस है, सारी चीज़ें सेम है, n भी सेम है, i भी सेम है, a भी सेम है, a भी सेम है, और x की वैल्यू भी a/2 यानी कि सेम ही है, यानी कि b2 की वैल्यू भी वही आनी है, 4 म्यू नॉट ni/5√5 × a, यही आएगी। अब देखो डायरेक्शन किधर आएगी, यदि डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यदि ऐसी डायरेक्शन हो जाए b2 की, तब तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा, यानी कि b2 की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम ही आएगी। b1 और b2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, b1 + b2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देख लो कितना आएगा, b1 + b2 करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, 4 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8।
8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5a, ठीक है। ये अपने पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोला है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? क्योंकि अपन ने x की वैल्यू क्या पुट करी है, x की वैल्यू a/2 पुट करी है, और x की वैल्यू a/2 पर कौन सा पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास में ये आ गया, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता चल गया, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। इसको वैसे जब आगे सोल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, कितना आएगा, ये आएगा 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए, ठीक है, ये याद रखना है। सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, इसको सोल्व करके देख लेना। 8/5√5 को सोल्व करेंगे तो आएगा 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए आ जाएगा। अब देखो, अब इसका जब ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ देखो कैसा आएगा, इसको समझना ग्राफ को, ठीक है। मैं यहाँ से इसका ग्राफ बना रहा हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से इसका ग्राफ बनाया जाता है। यदि इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊँगा, एक तो इसके लिए ग्राफ बनेगा और एक इसके लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसके लिए जब ग्राफ बनाया जाता है तो अपना ग्राफ कैसा आता था, इस पॉइंट तक तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा चलता था, a/2 डिस्टेंस तक तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चलता था, ऐसे ही चल गया। इसमें भी a/2 डिस्टेंस तक इधर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही चलेगा। ये कौन सा डिस्टेंस आ गई, a/2, ये भी डिस्टेंस कौन सी आई अपनी, a/2। फिर अब इसके लिए देखो, इसमें आगे कैसे चलेगा, आगे तो ऐसे ही चलेगा ग्राफ। आगे कैसे चलता था, आगे अपना चलता था इस तरह से, ग्राफ अपने बनाया था ऐसे, ठीक है। आगे ग्राफ कैसा चलेगा, इस तरह से चल जाएगा। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए कैसा बनेगा, वही सेम चीज़ कि यहाँ पर जितना मैक्सिमम बनेगा उतना ही यहाँ बनना है मैक्सिमम। फिर यहाँ तक तो ग्राफ कैसा चलना है, ऐसे चलेगा, ऐसे यहाँ तक तो ग्राफ ऐसे चलेगा। उसके बाद भी ग्राफ कैसा चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से। ये डिस्टेंस में कितनी हो गई, a/2। समझ में आ रही चीज़? तो इसके लिए तो ग्राफ ये वाला बनेगा और इसके लिए ग्राफ ये वाला बनेगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट P1 P2 जिसको अपने नाम दिया था, इसको नाम दिया था P1 और इसको नाम दिया था इधर की तरफ P2। ऐसे इसके लिए हो जाएगा P1 डैश और इसके लिए हो जाएगा P2 डैश। तो ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए, ठीक है। इसको यदि मैं सेंटर से बात करूँ तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर पे यदि याद हो तो कितना होता है, 0.72। ऐसे कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a × 2। अरे बोल सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 क्या होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.72 × 2 कितना आएगा, 4, 7 × 2 कितना हो गया, 14, 1.44 b सेंटर। तो ये भी हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका 1.44 टाइम्स होता है। इसको अपन बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ठीक है। तो ये अपन ने जो अपने पास में बायो सावर्ट लॉ था, उस बायो सावर्ट लॉ को भी अपन ने कंप्लीट देख लिया। और उससे रिलेटेड जो 3 एप्लीकेशंस थी, एक तो वायर की एक्सिस पे, वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक अपन ने देखा क्या, रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक अपन ने देखा रिंग की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 डेरिवेशन अपने पास में किस में आती है, बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में आती है। तो बायो सावर्ट लॉ अपने आप में इंपॉर्टेंट लॉ है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और जो वायर था, उस वायर के कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देख लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r या 2a जो अपन बोलते हैं। और जो अपने पास में एक्सिस पे जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 3 डेरिवेशंस अपन ने देख ली बायो सावर्ट लॉ के कारण। तो अब आगे जो है, अब इससे रिलेटेड बायो सावर्ट लॉ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस जो अपन डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या है इसके अंदर। अब चलिए 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों ही, अभी तक अपन ने तीनों के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, इसलिए तीनों क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का आंसर देखते हैं। आंसर 1, ए सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। एक मेरे पास में सर्कुलर कोयल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100, ये दे रखा है।
ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर यानी कि 0.08 मीटर, ठीक है, एमकेएस में लेंगे अपन सारी चीज़ें। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है किधर भी मान लो 0.40 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट Ni/2r, ऐसा ही होता है। वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। एन कितना दे रखा है 100 टर्न्स है। आई कितना दे रखा है 0.40 डिवाइड बाई 2, रेडियस कितनी दे रखी है 0.08। अब इसको आगे सोल्व करना और कुछ नहीं करना। अब चाहे तो मैं सोल्व कर लूँ चाहे आप लोग सोल्व कर लो। देखो यहाँ से 2 पॉइंट हटे, यहाँ से 2 पॉइंट हटे, बराबर हो गया काम बराबर हुआ तो क्या बचा, पहले पॉइंट्स को हटा लेते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और ये प्लस का 2 कितना बचेगा माइनस का 5 इंटू इधर तो कितना बचा 40 डिवाइड बाई 2 इंटू इधर कितना बचा 8 बच गया, ठीक है। ये 5 टाइम कैंसिल, ठीक है, ये 5 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल, तो 5 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 10 पाई, तो b इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और आगे अपन लिख सकते हैं इसको पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये तो किसके लिए है, फर्स्ट का आंसर अपने पास में आया है। अब सेकंड का आंसर और देखते हैं, सेकंड क्या है आंसर सेकंड, ठीक है, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। दूसरे का आंसर और देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। एक अपने पास में स्ट्रेट वायर हो गया, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, वायर से कितनी डिस्टेंस पे, कुछ भी नहीं देखा तो अपन ये मानेंगे यहाँ है, कितनी डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब वायर के लेंथ के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या मानेंगे, मैंने बताया था जब कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो अपन ये मानते हैं कि वायर कैसा है इनफाइनाइट लेंथ का है। तो वायर कैसा हो गया अपना इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बनता है म्यू नॉट I/2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r बन गया। अब वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज अपने सामने है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई कितनी फ्लो हो रही है इसमें 35 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, ठीक है। अब आगे सोल्व कर लो और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। ये 2 टाइम कैंसिल बनेगा, 2 टाइम कैंसिल, 35 इंटू 2 कितना हो गया 70 अपॉन 0.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। और आगे सोल्व हो सकता है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट हटाएंगे 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 7/2 तो कितना होगा 3.5 और बचा 100 इंटू 10⁻⁷ कितना होगा 10⁻⁵, तो b कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये अपने पास में आंसर आएगा। अब इसकी डायरेक्शन यदि पूछी जाती है तो इसके लिए तो डायरेक्शन कैसी आएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कि यहाँ तो कैसा आएगा क्रॉस, और इसके लिए डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे आएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कि यहाँ भी कैसा आएगा क्रॉस, ठीक है। वो कैसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन कैसी है। हालांकि अपन को डायरेक्शन दे नहीं रखी, लेकिन अपने जो एज्यूम करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे आएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड, और यहाँ पे कैसे आएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर अपने सामने आ गए। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको देखो, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना चलो कोई ना, चलो थर्ड का आंसर देखो, आंसर थर्ड कर सकते हो, वैसे तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पेयर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब समझो इस चीज़ को, अच्छा डायरेक्शन तो समझ में आती है कि नॉर्थ साउथ कैसे है। देखो इसको समझना, एक चीज़ मुझे बताओ, क्लियर करो, ये ऐसे है, डायरेक्शन अपन बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं। देखो डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन अपन ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या होता है
वेस्ट होता है और ये क्या होता है, ईस्ट होता है। ऐसे ही तो बनाते हैं। क्या ये ऐसे है? ये क्या ऐसे ही है क्या? अरे ये डायरेक्शन अर्थ के ऊपर ऐसे है या फिर ये ऐसे है? कैसे है? समझो इस चीज़ को। ये डायरेक्शन ऐसे नहीं है, ये डायरेक्शन ऐसे है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है सारी। इधर अपन ऐसे ही तो बोलते हैं, ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर नॉर्थ है, तो इधर साउथ है। ऐसे तो बोला जाता है। ऐसे थोड़ा बोलता है ईस्ट वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। ऐसा तो नहीं बोला जाता। ऐसे बोलता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो भी डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो ऐसे है। ठीक है, तो वायर कैसे रखा हुआ है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। देखो, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यानी कि इस वायर को मैं ऐसे मान सकता हूँ, ऐसे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और करंट कैसे फ्लो हो रही है? नॉर्थ से साउथ कितनी करंट फ्लो हो रही है? 50 एम्पियर। 50 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, ये वायर यदि ऐसे है तो करंट यदि नॉर्थ से साउथ में मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, करंट नॉर्थ से साउथ यदि ऐसे फ्लो हो रही है, तो ईस्ट की तरफ इस पॉइंट के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद डायरेक्शन। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे? पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंटू 10⁻² मीटर। इतने डिस्टेंस पे मुझे निकालनी है। वायर का फॉर्मूला लगा तो कुछ नहीं दे रखा, तो वायर कैसा मानना है? इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी मैंने वो। कुछ भी नहीं दे रखा तो वायर को मानना है इनफाइनाइट लेंथ का, और इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला लगता है μ0I/2πr। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे तो μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। आई कितनी फ्लो हो रही है? 50 एम्पियर। 50 एम्पियर डिवाइड बाई 2π। ऐसे कैसे? आर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 × 10⁻² मीटर। आगे सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये तो सोल्व हो सकता है। सोल्व क्या हो जाएगा? कर लो चाहे तो। ये 2 टाइम कैंसिल, ये कितना हो गया? 2 टाइम कैंसिल, और ये 2.5 इससे कैंसिल होगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10⁻³ ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 50/25 इंटू, यहाँ कितना बचा? 10⁻³ -3 -7 कैंसिल कितना होगा? 10⁻⁴ आ जाएगा। ये 2 टाइम कैंसिल, और 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कौन से डायरेक्शन में? अब विद डायरेक्शन बतानी। अब देखो यहाँ से डायरेक्शन ऐसे समझना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरह से। ठीक है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, अपन को इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो अपने पास में कितनी आई? ये वाली। डायरेक्शन कैसे नहीं आएगी? इसको मैं ऐसे होल्ड करूँगा तो डायरेक्शन कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर अपवर्ड। यानी कि कैसी आएगी? ये डायरेक्शन कैसी अपन बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ना तो ईस्ट में आएगी, ना वेस्ट में आएगी, ना नॉर्थ में आएगी, ना साउथ में आएगी। कैसे आएगी? परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन आएगी। यदि इसमें भी देख लेंगे तो अपन देख लो यहाँ से, ये तो क्या बनाते हैं? वेस्ट, ये क्या बनाते हैं? ईस्ट। इसमें डायरेक्शन कैसी आएगी? मैं ऐसे होल्ड करूँगा इसको। ठीक है, इस तरह से करंट नीचे की तरफ तो परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी आएगी? इसमें परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन अपने पास में थे एनसीईआरटी के। एक क्वेश्चन और है, 4th क्वेश्चन, वो भी अपन ने पढ़ रखा है, वो भी ऐसा ही है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ नए क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। और क्या क्वेश्चंस है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको समझो एनसीईआरटी का। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन्स कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, बड़ा अच्छे से खड़ा हूँ मैं, और मेरे ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल वायर जा रहा है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 90 एम्पियर। कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। यदि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कितनी? 90 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। यहाँ से 1.5 मीटर नीचे की तरफ इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो वो स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा अपन निकाल देंगे किससे? μ0I/2πr। ठीक है, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला 4π × 10⁻⁷। शर्म आ गई मेरे को इतना सिंपल क्वेश्चन करते हुए। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 90। 2π ऐसे कैसे? आर की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5। अब इसको आगे सोल्व कर लो। ये 2 टाइम कैंसिल, ये कितने टाइम कैंसिल? 60 टाइम कैंसिल।
तो ये 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, और आगे अपन क्या बोल सकते हैं इसको 1.2 इंटू 10⁻⁻ कितना 5 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस पॉइंट के ऊपर। डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगी, करंट यदि ऐसे फ्लो हो रही है तो मैं ऐसे बोलूँगा, यानी कि आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई, ये यदि ईस्ट वेस्ट है तो पीछे की तरफ कौन सा है नॉर्थ, और आगे की तरफ कौन सा है साउथ। ऐसे तो डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में आएगी, ये साउथ डायरेक्शन में आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में आएगी। फिर से समझना, यदि करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरह से ऐसे, तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूँगा तो नीचे की तरफ आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही चीज़, तो ये कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस अपने पास में एनसीईआरटी के हो गए। अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है बायो सावर्ट लॉ से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है उसमें अपन ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो इतने ही है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं जो अपने नीट लेवल के भी हैं, बोर्ड लेवल के भी हैं और आईआईटी में भी आ सकते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, उसको और देखो उसमें क्या चीज़ है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, कैसा अच्छा सा सच्चा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा एक वायर है, ऐसा एक अरेंजमेंट है 3 वायर्स का। ठीक है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है आई, तो इसमें ऐसे चली गई, इसमें ऐसे चली गई। ये लेंथ कितनी है, ए है। ठीक है, अपन से ये पूछा गया कि इस वायर के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही है चीज़, इस वायर के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कुछ आइडिया है ना। तो ये रिंग है, रिंग होती तो अपन सीधा फॉर्मूला लगा देते μ0I/2 पाई μ0NI/2R सीधा लगा देते। लेकिन ये तो स्ट्रेट वायर से मिलके बन रहे हैं। 3 वायर दिख रहे हैं इसके अंदर, मैं एक से निकाल लूँ तो दूसरे से भी उतना ही होगा, तीसरे से भी उतना ही होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस जो है वो सेम है। सेम है कि नहीं है सेम। इसका मतलब मैं पहले एक वायर की बात करता हूँ, समझो इस चीज़ को। ये मैंने एक वायर लिया, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। धीरे धीरे बताऊंगा, ढंग से समझना। ये अपना ए बी वायर आ गया। करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से ऐसे करंट फ्लो हो रही है, मान लो आई, मान लिया। ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, इसके सेंटर से अपन को कौन से डिस्टेंस पे निकालना है, इस डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे, इस पे मैंने मान लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1 है। ऐसा ही है। देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता था, यदि याद हो तो फॉर्मूला अपने पास में स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता था, ऐसे पॉइंट्स पे अपन निकालते थे, ये वाला ऐसे तो निकालते थे। ये एंगल क्या माना था, ∅1, ये एंगल ∅1, ∅1 ∅2 कुछ भी मान लो। तो B का फॉर्मूला क्या आता था, B का फॉर्मूला अपन क्या बोलते थे, B का फॉर्मूला आता था μ0I/4πr और साथ में आता था sin ∅1 प्लस sin ∅2, ऐसा ही तो आता था। ठीक है, μ0I/4πr sin ∅1 प्लस sin ∅2। फिर ये 90 हो जाते थे तो sin 90 प्लस sin 90 1 हो जाता था, 1 + 1 2 हो जाता था, 2 से 2 कैंसिल, μ0I/2πr इन्फाइनाइट लेंथ के लिए होता था। अब देखो इसके कॉर्नर्स ने कितना एंगल बनाया है, ये वाला। ये एंगल्स कितने हैं, यदि अपन बात करें ये वाले कितने हैं, सोचो। ये एंगल कितना बनेगा, ये पूरा कितना था 60, तो ये हाफ कितना बना 30 बना 30। ये कितना है 90, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अरे टोटल सम कितना होना चाहिए 180, तो 90 + 30 + 60 कितना हो जाएगा 180। यानी कि ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री और ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ∅1 = ∅2 = कितना आया है 60 डिग्री। तो ∅1 ∅2 तो मेरे पास में आ गया, आई मुझे पता है, R कितना होगा, R होता था ये वाले डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी, सोचो। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब इसकी ये डिस्टेंस कितनी होती है A/√3। ये डिस्टेंस मैं निकालना बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये डिस्टेंस भी कितनी है A/√3, ये डिस्टेंस भी कितनी है A/√3। मुझे तो ये वाली निकालनी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल देखो क्या बन रहा है, ये डिस्टेंस तो कितनी A/2 और ये डिस्टेंस कितनी A/√3। तो इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मान लो O पॉइंट और इसको अपन मान लेते हैं E पॉइंट, कुछ भी मान लो। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, E पॉइंट नाम दे दिया। यानी कि मैं यदि OE का स्क्वायर निकालूं, OE का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, सोचो क्या आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो कितना है, a स्क्वायर बाई 3, ठीक है, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, a बाई 2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बाई 4। अरे समझ में आ रही चीज़ क्या की है मैंने। मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है OE, ठीक है। तो अपन अरे पाइथागोरस इक्वेशन लगाई और कुछ लगाई। ये डिस्टेंस तो पता है a बाई रूट 3 होती है, पता है सबको, या निकालना बताऊँ फिर से, इसको कैसे निकालते हैं बताऊँ एक बार फिर से, चलो फिर से देख लो इसको। ये एंगल 30 डिग्री, ये लेंथ कितनी है a बाई 2, मुझे तो ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ है, ठीक है, cos 30 लगाओ यहाँ से फॉर्मूला। यदि मैं cos 30 लगाऊंगा तो क्या आएगा, इसको अपन ने क्या पॉइंट माना है, A O, ठीक है। तो cos 30 क्या होगा, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो कितना है a बाई 2 और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, यानी कि a बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AO, ठीक है। तो AO कितना आ जाएगा, a बाई 2 अपॉन cos 30। cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, a बाई रूट 3। तो AO कितना आया, a बाई रूट 3, a बाई रूट 3। a बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 12, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया a स्क्वायर बाई 12। यानी कि मेरा r कितना आया, r आया है a स्क्वायर बाई 12। r यही तो होता था सेंटर से इसकी डिस्टेंस पॉइंट की, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई a स्क्वायर बाई 12। अब वैल्यू पुट कर दो। अब इस एक वायर की बात करें फर्स्ट वायर के लिए B1, इसको मैंने B1 मान लिया। तो B1 के लिए बात करेंगे तो म्यू नॉट ऐसे कैसे, आई ऐसे कैसे, वो फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, 4 पाई ऐसे कैसे, r कितना हो गया, r हो गया a स्क्वायर बाई 12। ये r हुआ कि r स्क्वायर हुआ, ये r स्क्वायर हुआ है अभी, तो ये r स्क्वायर हुआ है। तो r कितना हो जाएगा, यदि अपन r की बात करेंगे यहीं से निकाल लो, इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाली चीज़ों को, ठीक है, हटा दो इसको, समझ में आ गई चीज़ ये क्या थी, ठीक है। तो अब r देखो कैसे निकलेगा, r यदि अपन निकालेंगे यहाँ से इससे, तो r इसका रूट करेंगे तो a अपॉन रूट 12, रूट 12 को क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, तो a अपॉन 2 रूट 3 कर सकते हैं। यानी कि r कितना आया, a अपॉन 2 रूट 3, a अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। साइन 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 60 प्लस साइन 60, फाई 1 भी 60 है, फाई 2 भी 60 है, तो साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, ठीक है। B1 कितना आ जाएगा, ये तो 2 टाइम कैंसिल, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन रूट 3 ऊपर चला सकता है, तो रूट 3 को ऊपर ले लिया, 2 पाई a, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बचा 2 पाई और ये a से कैसे और रूट 3 ऊपर चला गया। और साइन 60 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 कितना हो गया, 2 रूट 3 बाई 2। अरे साइन 60 वाली रूट 3 बाई 2 होती है, तो रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 कितना होगा, 2 रूट 3 बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। ये तो एक वायर के कारण आया है, एक के कारण, इसके कारण। कैसी डायरेक्शन आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी इस एक के कारण। दूसरे के कारण भी इतनी आएगी, तीसरे के कारण भी इतनी आएगी, इतनी आनी है क्योंकि ये लेंथ भी उतनी है, ये लेंथ भी उतनी है, करंट की वैल्यू सेम है, एंगल उतने ही बनने हैं, 60 डिग्री बनने हैं। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा और यही किसके इक्वल आएगा, B3 के इक्वल आएगा। तो अब देखो नेट क्या तीनों ऐड होंगे, देख लो डायरेक्शन सेम आ रही है, इसके कारण डायरेक्शन आउटवर्ड, इसके कारण डायरेक्शन इधर की तरफ चल रही है तो आउटवर्ड, इसके कारण डायरेक्शन आउटवर्ड, तीनों के डायरेक्शन सेम है। तो B क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो नेट कितना हो गया, नेट देखेंगे तो इन तीनों को ऐड कर दो, यानी कि 3, इसका 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ये इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब अपने को I की वैल्यू दी हुई हो सकती है, A की वैल्यू दी हुई हो सकती है, तो वो वैल्यूज अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं। समझ में आई चीज़, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने एक वायर के कारण निकाल लिया, ठीक है,
एक वायर के लिए एंगल कितना बना, φ1 φ2 तो कितना कितना बना 60 डिग्री बने। ये 60 था तो ये भी क्या था 60 डिग्री बन गए। और ये डिस्टेंस मेन थी इसके अंदर निकालनी, तो इस डिस्टेंस को अपन ने किससे निकाला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। वो कर दिया तो उससे अपने पास में ये डिस्टेंस कितनी आई a/2√3। मेन ये डिस्टेंस थी निकालनी, बाकी तो और कुछ था ही नहीं इसके अंदर, a/2√3 बाकी तो क्वेश्चन में वो था ही नहीं। फिर एक के कारण जितना था दूसरे कारण भी उतना ही होगा, तीसरे कारण उतना ही होगा। डायरेक्शन सेम है तो अपन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो आंसर अपना ये आ गया। ठीक है, एक अच्छा सच्चा प्यारा क्वेश्चन IIT में पूछा जा सकता है। और देखते हैं और क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसके अंदर। पेन गिर गया है, पेन क्या चाहता है पता नहीं है। और देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इसके अंदर क्या बनता है। ठीक है, वही वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने सामने और क्या आते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल था वैसे एक रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का देखो क्या होगा, रेक्टेंगल का थोड़ा सिंपल पड़ेगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज़्यादा अपन कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। समझो, एक क्वेश्चन ऐसा है इस टाइप का सा। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, करंट इसमें I फ्लो हो रही है। ठीक है, और वो इसकी डिस्टेंस साइड मैंने कितनी मान ली a है, और मुझे क्या निकालना है, वही निकालना है कि इसके सेंटर पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी हो। ठीक है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट के ऊपर O पॉइंट के ऊपर B की वैल्यू कितनी होगी, ये A ये B। ऑप्शन तो देखो कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्शन तो जो भी अपन को मिलेंगे ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को तो ये निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो वही करो, पहले तो एक वायर लो, मैंने एक वायर लिया कौन सा AB ले लिया, A लेंथ का ले लिया। ठीक है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है ये कितनी डिस्टेंस है, ये वाली पूरी कितनी है A, हाफ कितनी हुई a/2। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई a/2। ये एंगल्स कितने बनेंगे, कितने बनेंगे सोचो थोड़ा सा, कितने बनेंगे बता सकते हो, इसमें तो कोई है ही नहीं एंगल में। ये टोटल 90 था, ये कितना बना 45, ये कितना बना 45। अपन को कौन सा एंगल लेना है, ये वाला। ठीक है, ये O पॉइंट था, अपन को ये वाला एंगल लेना है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, यानी कि ये वाला एंगल कितना हुआ 45, तो ये भी कितना हुआ 45। यानी कि आप देखो क्या क्या है, φ1 = φ2 = कितना आया है 45। ठीक है, और R कितना आया है a/2, R कितना आया है a/2, और φ1 φ2 कितना आया 45। ठीक है, अब निकाल लो B का फॉर्मूला, μ0I/4πr और साइन φ1 प्लस साइन φ2 कर दिया, वैल्यू पुट कर दो। μ0 करंट I है 4πr की वैल्यू कितनी है a/2, और साइन 45 प्लस साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो ये आ गया μ0I/, ये 2 टाइम कैंसिल तो 2πa। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बनेगा μ0I/ कितना √2πa। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट नहीं आया है, किसके कारण आया, एक के कारण आया। अभी तो एक वायर की तो बात करी अपन ने, इसके कारण इतना है, इसके कारण भी उतना ही होगा, इसके कारण भी उतना ही होगा, इसके कारण भी उतना ही होगा। यानी कि यही क्या होगा, यही B2 होगा, यही B3 होगा, और यही क्या होगा B4 होगा। हो जाएगा। क्या डायरेक्शन भी सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इसके कारण डायरेक्शन इनवर्ड, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है ऐसे, इसके कारण डायरेक्शन इनवर्ड, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही होगी ऐसे, इसके कारण डायरेक्शन इनवर्ड, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही होगी ऐसे, इसके कारण डायरेक्शन इनवर्ड। तो हर के कारण डायरेक्शन इनवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 हो जाएगा, चारों ऐड कर दो। यानी कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और कुछ नहीं करना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगा B नेट वो कितना आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 μ0I/√2πa। ठीक है, ये ऑप्शन जो भी है ऑप्शन देख लेना इसको, ये ऑप्शन जो जैसा है वैसा ये ऑप्शन मिल जाएगा आंसर के अंदर। तो ये अपना करेक्ट आंसर आएगा 4 μ0I/√2πa। ठीक है, ये स्क्वायर के लिए है भी, जैसे अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे स्क्वायर ही, अपन इसके अंदर भी
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकालते हैं स्क्वायर्स के लिए, ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें किसी को किसी भी तरह का? नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं। देखो पहले टफ ले लिया था, हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। अरे सर आप सिंपल बोलते हो, हमारा तो ऊपर से जाता है, पता नहीं चलता क्या हो गया। पता चलेगा, है ना? थ्योरी को अच्छे से तैयार करो। देखो क्वेश्चंस तभी होते हैं जब थ्योरी तुम्हारी क्लियर हो। यदि थ्योरी क्लियर नहीं है ना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है? इसलिए थ्योरी को बहुत अच्छे से तैयार करो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर का, ऐसा, ठीक है, इस टाइप का सा। मैं ये मान लेता हूँ कि वही अपन को सेंटर पे निकालना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ये निकालना तो अपन को कहाँ है? सेंटर पे ही निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? लेकिन करंट कैसे फ्लो हो रही है वो समझो। अब करंट को मैं फ्लो करवाता हूँ दूसरे पेन से। करंट कैसे फ्लो हो रही होगी इसके अंदर? करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट आई है और ये करंट भी क्या है? आई है। ऐसे करंट आ गए। अब समझो अब क्या होगा इसके अंदर, सोचो। करंट कैसे डिवाइड होगी? क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ये दोनों वायर भी सेम ये पूरा स्क्वायर जो है वो सेम मटेरियल के वायर का, सेम एरिया का, सेम लेंथ का बना हुआ है, ठीक है? यानी कि इस पूरे वायर का कंप्लीट स्क्वायर इज मेड अप ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ और सेम मटेरियल। तो क्या रेजिस्टेंस भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसका भी रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। यानी करंट इक्वल डिवाइड हो जाएगी। करंट इक्वल डिवाइड होगी तो इधर कितनी करंट जाएगी? I/2, और इधर भी कितनी जाएगी? I/2। अब देखो इसको मैं सीधा ही बता सकता हूँ, करने की जरूरत नहीं है वैसे तो करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक वायर के कारण तो अपन निकाल चुके हैं। कितना आया था? एक वायर के कारण जो भी आया था, मुझे याद रही है कितना आया था, निकालो इसको वापस से निकाल लेते हैं। μ0 I/2 पाई r की जगह कितना लिखेंगे? A/2। ये साइड कितनी अपने मानी है? A, ठीक है? और sin 45 प्लस sin 45 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2। यही तो आया था एक वायर के कारण। यानी कि P1 कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, ठीक है? और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 μ0 I/, कितना बचा? √2 πa। ये तो एक वायर के कारण आया, इतना ही आया था, पहले भी कुछ अलग आया था। इसको भी तो बोल सकते हैं आगे, इसको क्या बोल सकते हैं? √2 μ0 I/πa। ये तो एक वायर के कारण आया। देखो कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन को गड़बड़ नहीं हो। ये तो एक वायर के कारण आया, इसके कारण भी उतना ही आएगा। तो इन दोनों के कारण तो इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन कैसी रहेगी? इधर देखेंगे तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। इसमें करंट कैसे फ्लो होगी? आउटवर्ड, ठीक है? इसमें करंट कैसे जाएगी? ऐसे, तो अपन क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। इसमें करंट ऐसे जा रही है तो इनवर्ड, और इसमें कैसे जा रही है? इनवर्ड। इसका इनवर्ड और इसका आउटवर्ड कैंसिल हो जाएगा, इसका इनवर्ड और इसका आउटवर्ड कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अपन को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही चीज़? यदि ऐसा क्वेश्चन है तो उसको सीधा बोल सकते हो, यदि करंट इक्वल चल रही है और डायरेक्शन अपन देख रहे हैं अपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन इससे कैंसिल, इसकी डायरेक्शन इससे कैंसिल, तो नेट कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन था इसके अंदर स्क्वायर से रिलेटेड। ऐसे ही स्क्वायर के और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो, अब मैं क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा चेंज, अच्छा इन वायर के कारण कितना होगा? इन वायर्स के कारण, ये भी तो वायर है, ये पॉइंट जो है वो इस वायर के एक्सिस पे ही तो जा रहा है। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसका मतलब इस वायर के कारण भी 0 होगा और इस वायर के कारण भी 0 होगा, तो होगा केवल इसके कारण। लेकिन ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपने पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल के आएगा स्क्वायर के लिए। और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या है इसके ऊपर, और देखो अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे सच्चे प्यारे दुलारे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखो कैसा है, कैसा बन सकता है क्वेश्चन। चलो हाँ,
एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा। कैसा कैसा क्वेश्चन बनाऊँ, सिंपल या थोड़ा टिपिकल? चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस चीज़ को। ये एक स्क्वायर है, ऐसा है, इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, देखो ऐसे ऐसे, और ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अपन को क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। ऐसे चल रहा है, ठीक है, IIT का क्वेश्चन मान सकते हो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। करंट कितनी आ रही है, मान लो 4I करंट आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर इसको नाम दे दो A, B, C और D। इस पॉइंट के ऊपर अपन को, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले तो अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले तो अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलो चेंज क्या कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। ऐसे करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लिया, ठीक है। ऐसे नहीं मान के, चलो थोड़ा सा इसको टिपिकल बना देते हैं। अरे सर क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे, इस वायर को सीधे नहीं रख के मैंने घुमा दिया। अब समझना, घुमाया क्या होगा समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ये 4I करंट फ्लो हुई, तो इधर से भी कितनी आई, 4I करंट आ गई, ठीक है। अब निकालना है कि इस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही अपन को O पॉइंट के ऊपर, ठीक है, O पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों वायर्स के कारण तो कितना कितना होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी इसकी एक्सिस पर है, ये भी इसकी एक्सिस पे ही है, तो इन दोनों के कारण तो 0 हो गया। इस एक वायर के कारण अभी निकाला था अपन ने, ये लेंथ कितनी है, A, ठीक है। तो एक वायर के कारण यदि मैं इसके कारण बात करूँगा, जैसे इसके कारण बात करूँगा तो B1 कितना आएगा, वही μ0I अपॉन, अब मुझे याद नहीं है कितना आया था, 2π, R की वैल्यू A/2 sin 45 प्लस sin 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ठीक है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में अपने यहाँ पे 4π ले लिया था, है ना, मेरे को ये लग रहा था कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ करी है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 2 आएगा, ध्यान रखना, है ना, इसमें यहाँ पे 2 था, तो उस क्वेश्चन को नीचे 2 और कर देना एक, ठीक है, यहाँ 2 आएगा नीचे। पिछले क्वेश्चन में अपने 4π ले लिया था, गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे, नहीं 4π आएगा, सही तो किया है, 4π आएगा, ठीक है। अरे μ0I 4πr sin 5 प्लस sin 5 2, ये तो होता 2, ये 2 टाइम कैंसिल तो क्या बचा, और ये 2/√2 क्या होगा, √2, अरे √2 इंटू √2 अपन √2 क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या, √2। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे √2 μ0I अपॉन 2π A, ऐसा ही तो बनेगा। √2 से ये 2 और कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, μ0I अपॉन कितना, √2π A। ये तो तब है जब करंट इसमें I फ्लो हो रही है, क्या इसमें करंट I ही फ्लो हो रही है, समझो इसे। वायर वैसा ही है, सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का, सेम एरिया का, सेम रजिस्टिविटी का बना हुआ है। तो देखो यहाँ से कितनी करंट, 4I करंट आई, तो इसमें से कितनी जाएगी, करंट ऐसे तो डिवाइड होगी, कुछ तो इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। इधर कितनी करंट जाएगी, उसको मैंने I1 मान लिया, कितनी जाएगी, 3I जाएगी कि I जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि इधर 3 है और इधर एक ही वायर है, तो 3:1 में डिवाइड होगा, करंट 3:1 में डिवाइड होगी। तो करंट डिवाइड करना आता है, ये तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख चुके हैं, करंट कैसे डिवाइड होती है। इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है। करंट डिवाइड करना ही बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ तो कितना रेजिस्टेंस हो गया 3R, और नीचे की तरफ कितना हुआ R, और करंट कितनी आ रही है 4I, ऐसे ही तो आ रही है 4I। करंट ज़्यादा उधर से जाती है जिधर रेजिस्टेंस कम हो, तो इधर से तो कितनी जाएगी 3I, और इधर से कितनी जाएगी I, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये करंट कितनी है 3I, ये करंट कितनी है 3I, ये करंट कितनी है 3I, आ गया, ठीक है। ये तो B1 आ गया, तो I1 तो कितना हुआ 3I, और यहाँ से I2 की यदि बात करें तो I2 कितना है I, ठीक है। I करंट इधर से चलेगी, इसमें से आई गई, इसमें से आई गई, इसमें से आई गई, तीनों में से आई गई। इसके कारण कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर के कारण निकाल लेते हैं कितना होगा, दूसरे कारण भी इतना ही होगा। μ0 करंट कितनी है I अपॉन 4π R कितना है A/2
साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 2/√2 का मतलब √2 सीधा लिख दिया मैंने। ये 2 टाइम कैंसिल तो √2/2 कितना होगा 1/√2 ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए ये एक के कारण आएगा, इसके कारण भी इतना ही आएगा और इसके कारण भी इतना ही आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि B1 जो आया है वो तो कितना आया है, वो तो आया है 3 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई। अरे कैलकुलेशन जल्दी तो नहीं हो रही, फास्ट तो नहीं कर रहा मैं चीज़ें। B2 कितना आएगा, डाउट हो तो पूछ लेना। म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए ठीक है, ये B2 आएगा। क्या B3 भी उतना ही आएगा, B4 भी उतना ही आएगा, सेम ही आएगा, करंट सेम है, यानी कि B2 भी उतना ही आएगा और B3 भी इतना ही आएगा, आ जाएगा। B1 की डायरेक्शन इनवर्ट, B2 की डायरेक्शन इनवर्ट, B3 की डायरेक्शन इनवर्ट, यानी कि B1 B2 B3 और B4 तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऊपर वाले के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B अपर कितना होगा B2 प्लस B3 प्लस B4 ठीक है। ऐसा तो नहीं है मैं ही सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही सीख रहा हूँ, तुम लोग सीख ही नहीं रहे हो। इसका 3 टाइम कर दो, 3 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए हो जाएगा। ये तो अपर के कारण हुआ। और लोअर के कारण कितना हुआ, इसको मैं लोअर मान लेता हूँ B1 को, ये कितना हो जाएगा लोअर 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 हो गया। अब देखो अपर के कारण तो डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है, यानी कि ये डायरेक्शन तो कैसी है, इनवर्ड। और इसके कारण डायरेक्शन कैसी आएगी, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, यानी कि यहाँ डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। तो नेट कैसा होगा, नेट क्या होगा, बी नेट यदि करेंगे तो बी अपर माइनस बी लोअर, ऐसा ही तो होगा। अपोजिट डायरेक्शन है, सेम होती तो ऐड हो जाती, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर दो और कुछ नहीं है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हो। अपर तो कितना है 3 म्यू नॉट आई, अपर कितना है 3 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए अपॉन √2 पाई ए माइनस लोअर कितना है 3 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, 3 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। ये क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0 आएगा। अब समझ में आया 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसका जितना 3 टाइम्स हुआ था, करंट इसमें 3 टाइम्स हुई थी, इन तीनों का मिला के भी उतना ही हुआ था, क्योंकि इसमें करंट 3 टाइम्स हो गई थी, इसमें करंट 1 टाइम से थी। तो इन तीनों ने मिला के जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया उतना इस अकेले ने बना दिया, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा थी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन करके भी सोल्व कर सकते हो और अब तो याद ही रख सकते हो। यदि ऐसा दे रखा है और रजिस्टेंस इनके यदि सेम है तो उस कंडीशन में करंट की सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर क्वेश्चंस और आते रहेंगे, अपन और आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये अपना बायो सावर्ट लॉ जो है वो बायो सावर्ट लॉ अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। उसके अंदर फिर सोलेनॉइड आता है, टोरॉइड आता है, 2 मेजर टॉपिक है सोलेनॉइड और टोरॉइड, वो एम्पियर सर्कुलर लॉ में आएंगे। ठीक है, उसमें भी 3 एप्लीकेशन है, एक तो स्ट्रेट वायर के कारण, एक तो स्ट्रेट वायर के कारण वो तो फॉर्मूला ये बनना है जो अपन बना चुके हैं, बस उसका मेथड अलग हो जाएगा। यहाँ बायो सावर्ट लॉ से बनाया था, वहाँ अपन एम्पियर सर्कुलर लॉ से बनाएंगे। और दूसरा सोलेनॉइड और तीसरा टोरॉइड। ठीक है, 3 एप्लीकेशन उसके अंदर निकल के आएगी एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लॉ तो कौन सा था, बायो सावर्ट लॉ, सेकंड इसका पार्ट है एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये अपना टॉपिक बायो सावर्ट लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उससे रिलेटेड बहुत यदि नुकसान हो रहा है तो हो जाने दो, लेकिन लाइफ में किसी की बद्दुआ मत लेना। ठीक है, क्योंकि बद्दुआ जो निकलती है ना वो यहाँ से निकलती है, दिल से, और दिल से यदि किसी की बद्दुआ ले ली ना तो कहाँ ना कहाँ लाइफ में तुम्हारा कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी जरूर, ये मान के चलना। इसलिए हमेशा दुआएं लो, काम ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हें दुआ देगी, हाँ यार वास्तव में इस बंदे ने मेरे लिए कुछ किया है। और किसी के लिए कुछ करके जाओ, यदि ज़िंदगी में आए हो, इस लाइफ तुम्हें मिली है, भगवान ने तुम्हें अपनी लाइफ दी है, तो इस लाइफ में किसी के लिए कुछ अच्छा करके जाओ, बुरा मत करो, किसी का बुरा मत करो। अच्छा भी नहीं करते हो तो किसी का बुरा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे सामने तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तुम्हें इस काम के लिए, किसी के लिए अच्छा करने के लिए
तुम्हें किसी की ना तो तुम्हें पैसे लगाने हैं ना कुछ और लगाना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने 1-2 मिनट देने हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स तक तुम ये शेयर कर सकते हो उसको शेयर करो, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें पढ़ सके। हो सकता है तुम फीस देने में कैपेबल हो, तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि तुम फीस देके भी कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन जो फीस देके कहीं से नहीं पढ़ सकता है उसको यदि फ्री का मटेरियल ऐसा मिल जाता है तो वो तुम्हें दुआएं तो खूब देगा कि हाँ यार उस बंदे ने मेरे को चीज़ बताई थी, और आज क्या पता वो पढ़ के कहीं IIT में या कहीं मेडिकल में सिलेक्शन ले लेता है या और किसी पोस्ट पे चला जाता है ये सब चीज़ें पढ़ के, तो वो तुम्हें ज़िंदगी भर दुआएं देगा कि उस बंदे ने मेरे को ये चीज़ें बताई थी और उसके कारण मैं ये सारी चीज़ें सीख सका। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, मज़े करते रहो और वेरी ऑल द बेस्ट।